आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नजर आया आपको इस बजट में? देखें, ये मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा बेहतर है। अपोजिशन ने ड्रामा किया या रियलिटी ऐसी है जिस तरह हर किसी ने मुस्तरद करना शुरू कर दिया? अपोजिशन ने तो ऐसे हरकत की ना जैसे कोई तजरीदी आर्ट होता है। बजट तकरीर खत्म होने के 15 मिनट बाद पीडीएम के चीफ ने कहा कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि ये माफिया का बजट है। इसी गंगा में तो सबने हाथ धोए हैं, आंखें दिखाते हैं गवर्नमेंट को अगर आपने ये किया। माफिया की जो सपोर्ट थी वो इसहाक डार साहब अपने दौर में कर गए थे। शुगर माफिया की इन्होंने कमर तोड़ दी। शहबाज शरीफ का तबसरा ये था कि ये दादो शुमार जो हैं उनके साथ खेला गया है। दादो शुमार के साथ तो सारे खेलते हैं। अपोजिशन लीडर कहे कि इस हुकूमत ने मगरमच्छों को सपोर्ट दे दी, तो ये फार्मूला साहब का दौर में भी डिफाइन हो गया था। डू यू थिंक कि कोई रैशनलाइज अप्रोच नजर आई है इस मरतबा एनएफसी अवार्ड के जरिए जो फंड सूबों को ट्रांसफर हुए? 3400-3500 अरब रुपया जाएगा सूबों के पास। वो उसका करते क्या है? इम्प्लीमेंटेशन सूबों ने करना है, उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं है। 20,000 मेगावाट की जरूरत है तो मायदे हमने 25,000 मेगावाट के कर लिए और वो हम फजूल में उनको दे रहे हैं। डिफेंस और जो डेवलपमेंट का बजट है इसका अक्सर कंपैरिजन किया जाता है कि डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है और डेवलपमेंट का बजट जो है वो कम है। इंडिया ने अभी 2 मुल्कों से असलाह खरीदना है, उसका अमाउंट है $4.5 अरब और हमारा पूरा डिफेंस बजट इससे कम है। बजट फाइनली आ गया और इस बजट से ऑपोजिशन ने तो मुकम्मल इख्तलाफ किया और शायद बगैर पढ़े ही इख्तलाफ कर दिया, जो हमारी अक्सर रवायात में से एक रवायत है। हकीकत क्या है, कौन सी चीजें अवाम के बेनिफिट के लिए की गई और किन चीजों से शायद अवाम को दूर रखा गया, डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सुहेब मरगूब साहब हैं। सर, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन ने ड्रामा किया या रियलिटी ऐसी है जिस तरह उन्होंने हर किसी ने इसको मुस्तरद करना शुरू कर दिया? शुक्रिया सर। देखें, इसमें ये अपोजिशन ने तो ऐसे हरकत की ना जैसे कोई तजरीदी आर्ट होता है कि उनकी समझ में आया कुछ नहीं। उन्होंने तो पहले ये डिसीजन लिया था। अगर आप अखबारात उठा के देखें, चैनल पे खबरें सुने, तो वो 2-3 हफ्तों से कहते हैं टफ टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे। और बजट के पेश होने से पहले उन्होंने असेंबली के जो ऐवान है मुकद्दस, जिसको कहते हैं बड़ा मुकद्दस है, पता नहीं है कि नहीं है, उसके अंदर उन्होंने अपने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे कि बजट को मुस्तरद करते हैं, ये फलानी हुकूमत है, ये ऐसी हुकूमत है, वैसी हुकूमत है। सुनने से पहले ही उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये मैं तो समझता हूँ ये इन सब पे जिन्होंने ये हरकत की, उन पे आइन का आर्टिकल 62-63 नाफिज करके उनको फराइज से गफलत बरतने पे फारिग कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि जहां पे आपने पूरे साल का एक बजट जो है और अवाम से डायरेक्टली इसका ताल्लुक होता है। आप सुने तो सही कि इसमें हो क्या रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप सुनेंगे नहीं और आप 3 हफ्ते से फैसला कर रहे हो कि मैंने टफ टाइम देना है और उसने अपने सारे अरकान असेंबली गिफ्ट कर दिए। बिलावल साहब ने अपने सारे अरकान असेंबली जो थे वो नून को और पीडीएम को गिफ्ट कर दिए, जिसकी जो हेड है वो असेंबली में आई नहीं। ठीक है, मतलब ये अलमिया हमारा कि अपोजिशन को जो लीड कर रहे हैं वो असेंबली में है ही नहीं, फ्लोर पे उनके कोई। मौलाना फजल रहमान ने तो राइट वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि ये सब गलत है, सब लूट मार का। देखें, बजट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई तकरीबन 17-18 हैं, जिनमें एक बहुत टेक्निकल है जिसको फाइनेंस बिल कहते हैं। और बजट तकरीर ख़त्म हुई है तकरीबन को 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे के बाद। और बजट तकरीर ख़त्म होने के 15 मिनट बाद पीडीएम के चीफ ने कहा कि हम बजट को मुस्तरद करते हैं। इतनी देर में तो वो कॉपियाँ खोल के, अगर उनके बेटों ने उनको भिजवाई हैं कि नहीं, खोल के भी देखेंगे तो उनकी टाइटल भी नहीं देख सकते कि टाइटल कौन से हैं। अच्छा, बजट की तरफ आते हैं। डू यू थिंक कि रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो जो अहदाफ सेट किए गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एंड द कमिंग ईयर, वो पूरे होते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये अपोजिशन भी यही कह रही है कि शायद बजट में कोई जगलिंग सी हुई है, कोई ऐसी कोई ड्रामाबाजी हुई है। देखें, इन्होंने एफबीआर का जो टारगेट्स रखे हैं वो मेरी नज़र में इसलिए शायद पूरे हो सकते हैं। अव्वल तो इन्होंने टैक्स बेस कहते हैं कि जी हमने कुछ 1.25 लाख के करीब बढ़ाई है। अच्छा, टैक्स बेस बढ़ गई, उनसे 51 अरब रुपए का एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हुआ। वो कितना नहीं है कि बजट पे कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल सके। तो इसलिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई ये इतने जो नए जनरेट करेंगे वो कोई कर सके। इसका मतलब ये है कि जो पैसा ये इजाफी रखा हुआ है इन्होंने, इतना ह्यूज अमाउंट एफबीआर के, उसमें अपना 6,000 अरब का उसका, वो मुझे नहीं लगता कि इसी सिस्टम में से कैसे पूरा होगा। अब देखें, प्रॉपर्टी जो है वो उठ रही है, टेक्सटाइल जो है वो है, लेकिन वो जब रिफंड में आती है तो ज़ीरो रेटिंग पे चली जाती है, क्योंकि सारा कुछ रिफंड ले लेती है। जब एक्सपोर्ट पे जाती है तो वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। तो 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका फिर भी इनका मतलब सेल्स टैक्स में और उसमें इनका बड़ा मेजर चंक है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा सर्विस सेक्टर है,
सर्विस सेक्टर की बड़ी ह्यूज उसमें इन्वेस्टमेंट हुई पिछले दिनों में, ट्रांसपोर्ट चली काफ़ी सारी हुई, लेकिन उसका टैक्स में जो है कहीं उसकी उस हिसाब से वो नज़र नहीं आता कि सर्विस सेक्टर पे क्या कर रहा है गवर्नमेंट को, उसकी मनी काम है। अच्छा, इससे तो माइनिंग है। अच्छा, माइनिंग जो है वो बड़ा माइनर सा सेक्शन है, बहुत कम उसमें माइनिंग में है, लेकिन उनकी माइनिंग की अपनी जितना वॉल्यूम है उसका, उससे ज़्यादा वो टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंटेड है और पे कर रहे हैं। अब होगा ये कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगी, क्योंकि एफबीआर ने ये कह दिया है कि ये मसलन अब आपके सॉफ्टवेयर में घुस रहे हैं। आपने अगर कोई चीज़ ख़रीदी है तो ये उसके जहाँ से सेल हुई है उसके सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, सिस्टम से इनको पता लग जाएगा कि जी ये कितने की, जैसे एक इन्होंने ग्रुप को पकड़ा पिछले साल, उस ग्रुप की एक दिन की सेल थी 1.25 करोड़ रुपया, तो उसको देख के इन्होंने सब पे कह दिया कि जी आप सबकी सेल इतनी पैसे दो। हाँ, उस पर फिर स्ट्राइक्स की तरफ चीज़ जाना शुरू हुई, चेंबर बीच में आया, लोगों ने कहा आगे खतूत गए। तो सर कुछ तो ब्रांड्स हैं जिनमें पोटेंशियल है, कुछ ब्रांड्स हैं जिनमें पोटेंशियल नहीं है। अब कोरोना के बाद हुकूमत ने शॉप्स खोली, लेकिन ईद अभी बकरीद भी आने वाली, इस पे सेल वैसे नहीं होगी इवन गारमेंट्स की लोकल मार्केट में। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट को ये डर के से लगा नहीं रहे कि अगर हमने उन पे टैक्सेशन की तो मार्केट बैठ जाएगी, लेकिन इनको उस पर फिर भी देख लेना चाहिए मार्केट के बैठने का। इसलिए फ़िलहाल अगले 2-1 साल तक अंदेशा नहीं है कि जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की बर्बादशुदा मईशत जो कोरोना से हो गई, बर्बादशुदा कंट्री कोरोना के वाइस, तो इसका मतलब ये है कि अभी 2-4 साल तक तो इंडिया की तरफ कोई यूरोपीय कंट्री और अमेरिकन जो है वो मुड़ के नहीं देखेंगे। हमारे लिए काफी मौका है कि हाँ। हम यहाँ पे खास तौर पे अपनी एक्सपोर्ट को हम बेहतर कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा कि ये माफिया का बजट है, और शायद वो इस रेफरेंस में कह रहे थे कि जो आपने टैक्सेशन लेवी किए, आपने 3 घंटे बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको वापस ले लिया। खास तौर पे टेलीकॉम इंडस्ट्री, माफिया से मुराद ये है कि ये हैवी वेट किस्म के लोग हैं ना, आंखें दिखाते हैं गवर्नमेंट को अगर आपने ये किया तो। डू यू थिंक ये माफिया के लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं इस बजट पे? हाँ, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जिससे खुद मुफ्ता साहब अपने दौर में भी इम्प्रेस होते रहे। मतलब वो इस माफिया हाँ से जी, खुद मुस्तफीद होते रहे। इसी गंगा में तो सबने हाथ धोए हैं। हाँ। तो ये सारे कंपनीज बड़ी बड़ी जितनी भी हैं वो डिफॉल्टर रही हैं एक ज़माने में, और इवन उसकी भी डिफॉल्टर रही हैं, पिमरा की भी, और उसकी भी डिफॉल्टर रही हैं अपना पीटीए की भी। तो ये तो आप ना कहें कि ये कंपनीज जो हैं जब उसमें आती हैं तो डिफ़ॉल्ट में कट चली जाती हैं। अच्छा, अब इन्होंने भी ये किया कि 3 मिनट की कॉल, और वो बाद में उसके स्पीच के ख़त्म होने के तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद हम। अच्छा, इसके लॉजिक समझ नहीं है कि आप अच्छा, मैं थोड़ी गलती हुई कोई क्या था? मैं आपको सर थोड़ा सा मुफ्ता इस्माइल साहब का जो आपने किया ना, मैं उन पे भी थोड़ा सा एक तबसरा करने में क्या है सर जी। देखिए, उन्होंने कहा कि माफिया का बजट है, उनका इशारा था कि शुगर इंडस्ट्री को रिलीफ मिला। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि टेलीकॉम को तो वो माफिया समझते नहीं है, वो तो उनको तो उन्होंने हाथ धो के सारा कुछ जिसको कहते हैं उनको दिया है रिलीफ अपने दौर में। उनको एक चीज़ का पता ही नहीं है जो बजट में हो गया। माफिया की जो सपोर्ट थी वो इसहाक डार साहब अपने दौर में कर गए थे। ठीक। सपोर्ट ये करके गए थे कि शुगर की जो सेल्स टैक्स था वो प्राइस उसकी एक फिक्स करके उस पर सेल्स टैक्स लगा गए थे कि अगर शुगर की प्राइस फर्ज करें कि जी 50 से बढ़ के 70 होती है, 80 होती है, 90 होती है, सेल टैक्स फिक्स रहेगा। हाँ, सेल्स टैक्स 60 पे फिक्स रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये मतलब उस दौर में कागज़ घूमे और इस दौर में प्रूव हो गए अपना। अब ये है कि इन्होंने वो फिर कैप ख़त्म कर दिया कि अगर मार्केट प्राइस शुगर की 110 रुपये आया तो 110 पे सेल्स टैक्स दें। तो शुगर माफिया की इन्होंने कमर तोड़ दी। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि शुगर माफिया की कमर टूट गई तो सारे शोर करेंगे। हाँ, ठीक। क्योंकि शुगर माफिया तो हुक्मरान माफिया। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ का तबसरा ये था कि ये दादोशुमार जो हैं उनके साथ खेला गया है, चूँकि जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं और हर साल आप बजट देते हैं और इन्होंने बेशुमार बजट दिए, तो ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, चूंकि ये भी दादोशुमार के साथ खेला करते थे, गवर्नमेंट ने इस वक्त भी यही किया है। दादोशुमार के साथ तो सारे खेलते हैं। ओके। और देखें, कौम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तो यही नहीं पता कि 1 मिलियन कितना होता है। अभी आप देखें तर्जुमे 100 आ जाएंगे अगर आप किसी को कहें 1 मिलियन का। नहीं, लेकिन सर माजी में जीडीपी का बताया गया कि ये है और जीडीपी एक्चुअली कुछ और था। जो आपने जिस तरीके से आपने फज किया फिगर्स को, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना माजी में। देखें, इसहाक डार साहब ने क्या किया, जब IMF ने कहा कि आप अपना लोन का जो टारगेट है, जो अपने कर्जे हैं, उनको आप GDP का 82% से नीचे रखें।
उन्होंने कहा कि ये भी कोई मसला है, जीडीपी को बढ़ा दें। हाँ, उन्होंने कहा जीडीपी को बढ़ा देते। अब जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या करें? उनके पास एक सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर। उन्होंने कहा इनफॉर्मल सेक्टर में हम जॉब जनरेट करके पैसे भी दे देते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है? घरेलू नौकरानी है। उसको उन्होंने कहा जी ये 80 लाख नौकरानियाँ घरों में काम करती हैं, नौकर काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, और ये इनफॉर्मल सेक्टर है, इनकी इतनी इनकम हो गई, तो जीडीपी जो है ना वो उन्होंने बढ़ा दी। अच्छा, ये जो फिगर्स के साथ जिसको खिलवाड़ कहें या जो भी कहें, ये हर दौर में होता रहा है, और इन्होंने अगर किया है तो उन्हीं से सीखा है। ठीक, आखिर सिखा के गए ना वो। ठीक है, ठीक है। तो सर ये कि इसमें जो फिगर्स दिए गए जिसको वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहे हैं और इसमें कोई गड़बड़ है, वो ये है कि इन्होंने बुक्स में कुछ चेंज लाए हैं। मसलन जो पिंक बुक्स थी, पहले 3 बड़ी पिंक्स बुक होती थी जिसमें ये करंट एक्सपेंडिचर देते थे, अब उसमें इन्होंने कई मकामात पे जो मौजूदा बजट है वो नहीं दिया। ओके। मसलन अब 2000 और 2001 रवा माली साल का जो बजट है वो दे के आगे ब्लैंक छोड़ दिए हैं। अब वो देखने के लिए बंदा कहाँ पे जाएगा? तो उसके लिए देखिए मैंने वो सारा तलाश किया जो इन्होंने, एक होते मीडियम टर्म बजट जो रिपोर्ट्स तैयार करते थे पिछले कोई 3-4 सालों से 5 सालों से, तो बड़ी वो उस पर जोर दे रहे थे कि ये बड़े अच्छे, इसका बड़ा फ़ायदा है, 3-3 साल बजट बनाएं, उसके मुताबिक पैसे दें। अच्छा, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अब मेरा ख्याल है शहबाज साहब देख रहे होंगे कि भाई वो 3 साल बजट किधर है, वो तो उसके इन्होंने हेडिंग ही कोई चेंज कर दी। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बजट ही कुछ और ही चीज़ें आ गई है जो समझ में नहीं आ रही। अच्छा, स्विफ्ट साहब ये बताएं कि हमेशा ये एक रिफ्ट चली कि जो एनएफसी अवार्ड है उसके तहत सूबों को एक सर्टन अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होती है और एक प्रपोर्शन कायम किया जाता है कि जी सेंटर के पास इतने फंड्स हो गए सूबे में। डू यू थिंक कि कोई रैशनलाइज अप्रोच नज़र आई है इस मरतबा एनएफसी अवार्ड के जरिए जो फंड सूबों को ट्रांसफ़र हुए? देखिए, जो सूबों की फंडिंग का ट्रांसफ़र का फार्मूला एनएफसी में दिया हुआ है ना, वो बड़ा वेल डिफाइंड है कि आपने स्टेट ट्रांसफर्स में इतने देने, इनकम टैक्स से ये पोर्शन जाएगा और कस्टम ड्यूटियों से इतना पोर्शन जाएगा, ये सारा वेल डिफाइंड है। अच्छा, अब सर इसमें यह है कि सूबों को अभी जाने हैं तकरीबन कोई 3412 अरब रुपया। अच्छा, अब सर उसमें यह है कि एक चीज़ ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इतना पैसा सूबों के पास जाता फिर पंजाब से, चूंकि कंजम्पशन यहाँ पे ज़्यादा है ना पंजाब से, और वो कर रहे हैं तो वहाँ तो रेट्स फ़र्क है ना। अच्छा, अब सर बात यह है कि 101 अरब रुपया जो है वो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज 16 अरब, उसके बाद गैस पर लेवी ये जो सरचार्जेस हैं, उसके बाद पेट्रोल पर सरचार्ज ये कोई 50 अरब और 31 अरब, तो ये 101 अरब बनता है। कोई थोड़े से 1-2 और छोटे छोटे वो हैं, तो ये टोटल जो है ना 101 अरब प्लस है, और ये सूबों में जाना है। अब सूबों के जो लोग हैं वो पूछें अपनी अपनी हुकूमतों से कि भाई साहब ये जो गैस डेवलपमेंट उसमें 51 अरब रुपए तुम्हें मिलना है गैस के सरचार्ज में, वो किधर है? और इनको जो पैसा जाना है, अब स्कूलों में तो भैंसें बंदी होती हैं। अब एक्चुअली हो ये रहा है कि जो पैसे जा रहे हैं इस साल भी जो 3400-3500 अरब रुपया जाएगा सूबों के पास, वो उसका करते क्या हैं? मसला ये है कि सूबे अपना फ़ंड जनरेट नहीं कर रहा है। 2-4 साल पहले एक जो पिछला एनएफसी अवार्ड में एक चीज़ तय हुई, वो ये थी कि अगर सूबे अपने फंड्स एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट उनको कुछ और पैसे ट्रांसफ़र कर देगी उसके ठीक है। जितना वो रेस करेंगे अपना प्रोविंशियल टैक्स को। अच्छा, ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का प्लान नहीं था, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट सबका ये कहना था। मायरीन का जो डॉक्यूमेंट में किसी के था, किसी के नहीं भी था। आईएमएफ के डॉक्यूमेंट में था कि जब सूबे खर्चे कर रहे हैं तो अपने पैसे क्यों नहीं जनरेट कर रहे हैं? ये क्या है कि जी आप खर्चे करते फिर और फेडरेशन की तरफ देख रहे हैं। फेडरेशन के पास जो टैक्सेस हैं वो 3-4 बड़े टैक्सेस हैं। सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, उसके बाद कस्टम है, फेडरल एक्साइज है। अच्छा, ये अब इसमें कुछ चीज़ें स्क्वीज़ हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, इन सब का प्रेशर था कि आप जो पैरिटी पे लाएं, जो अपना ड्यूटियाँ आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हैं। अब वो इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करना शुरू की तो उसको पोर्शन कम हो गया। अच्छा, उसी तरीके से इन्होंने डायरेक्ट टैक्स पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, इस पे इनकम टैक्स पे, लेकिन वो लोगों की इनकम के मुताबिक नहीं हुआ। इस हुकूमत ने ये किया कि जो कॉरपोरेट टैक्स और बैंक्स पे टैक्स था उसको कम कर दिया। अच्छा, ये फार्मूला भी अगर कोई अपोजिशन लीडर कहे कि इस हुकूमत ने मगरमच्छों को सपोर्ट दे दी, तो ये फार्मूला साहब दोर में भी डिफाइन हो गया था। जो आईएमएफ के साथ पिछला मुआहदा था उसमें भी ये चीज़ें शामिल थीं कि ये जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं उन पे जो एक बड़ा ह्यूज उसमें लास्ता बड़ा भारी टैक्स जो है, टैक्सेशन जो वो कम करेंगे। तो ये एक फार्मूले का है तो उसमें कमी आ रही है। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन है, इसको जरा समझाएं हमें कि लाइक एजुकेशन जो है वो कहा जाता है कि इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तालीम को सूबे डील करेंगे,
फूड जो है कहा जाता है कि इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन इसके बावजूद एजुकेशन में पॉलिसी के नाम पे सेंटर पे फिर ये फंड रख लेते हैं, फूड पे फूड सिक्योरिटी के नाम पे फिर ये फंड रख लेते हैं। तो ये सेंटर में जो ये बहुत बड़ा चंक ये रख लेते हैं अपने पास, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ये 50% कॉन्ट्रडिक्शन है, 50% पब्लिक को ये थोड़ा सा सपोर्ट भी है कि देखें सूबों में कैपेसिटी नहीं है। जब मुशर्रफ साहब ने डेवोल्यूशन का प्लान दिया तो एक बहुत बड़ा मसला बीच में पैदा हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो फिर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं कि कभी वर्ल्ड बैंक की प्लानिंग के तहत हो गई, कभी और इंटरनेशनल डोनर्स बीच में आ गए, उन्होंने ट्रेनिंग दे दी। सूबों के पास तो अगर PRA बनेगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, कलेक्शन कैसे करेंगे? और ये हुआ कि इदारे क्लैप्स कर गए। कई इदारे ऐसे हैं जो सूबों में सिरे से बन ही नहीं सके कई साल तक, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन, जब ये भी प्लान के मुताबिक डेवोल्यूशन पंजाब में तो भी बन गया। हाँ, पंजाब में बन गया, बाकी सूबों में सीड कॉरपोरेशंस हैं नहीं बन सकी। इंजीनियरिंग के कई हैं, जैसे पंजाब में ये बॉयलर इंजीनियर्स को अप्रूव करते हैं, सिंध में नहीं है, बाकी किसी सूबे में नहीं बन सके। तो जब कैपेसिटी उन डिपार्टमेंट्स की नहीं है जो 25 साल से कहीं में, सीड कॉरपोरेशन को वो नहीं उस तरीके से डेवलप कर सके, सिंध में अभी तक हमसे राय लेते फिर हैं, दूसरे सूबे भी, तो कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे इसलिए उन्होंने मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह सेंटर हमेशा ये कहता रहा कि हम इनको फंड तो देते हैं लेकिन ये इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, जिसकी अभी एक रिसेंटली मिसाल कल परसों हमें देखने को मिली कि सिंध के स्कूलों में भैंसें बंधी हुई थी। वो कहते हैं कि जब हम इनको फंड देते हैं एजुकेशन पे तो ये उस्तादों की बजाय आपको भैंसें और भैंसें नजर आती हैं। तो डू यू थिंक द सेंटर इज जस्टिफाइड फॉर दिस? अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट जब फंड देती है ना तो वो तो एक लमसम अमाउंट ट्रांसफर कर देती है, सूबे की मर्जी है, वो जो मर्जी करे। अच्छा, अब सूबे आगे फंड्स की बाइफर्केशन कर लेते हैं कि हमने किसको कितना देना है। और फेडरल में और प्रॉमिस में दो चीज़ों पे बड़ा जोर होता है। एक है ट्रेनिंग, हिसाब ही कोई नहीं होता। मैंने ठीक है। आपने मुझे ट्रेन कर दिया, मैं कितना ट्रेंड हुआ, अब इसका क्या कौन सी डॉक्यूमेंट इसमें आ सकेगी कि स्वयंभू को कितनी ट्रेनिंग मिली है। अच्छा, उसके बाद दूसरी है कंस्ट्रक्शन। परवेज़ लाई हों या शहबाज शरीफ हों या इवन ये अभी जो हैं तशरीफ़ फरमा ये हों, सारे ये कहेंगे हमने इतने 1000 किलोमीटर सड़क बना दी। आप सड़कों को डिफ़ाइन करो। हाँ, ठीक है। आप अभी जाके तो जो ये इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें एक रिपोर्ट फाइल करें कि सड़कों को डिफ़ाइन करो। पंजाब गवर्नमेंट बताए, LDA बताए कि कौन कौन सी सड़क है, कितने किलोमीटर लंबी है। पता लगेगा कि जी फैसल टाउन रोड 6 दफ़ा बनी, नहर 15 दफ़ा बनी। अब सड़कें वही हैं, लेकिन चूंकि बार बार आप उसकी मेंटेनेंस जो है उसको भी आप लेके जा रहे हैं। मेंटेनेंस या तोड़ फोड़ के बाद फिर मेंटेनेंस, ठीक है कि आपने एक बनाई, फिर 1 महीने बाद आपको ख्याल है कि इसको आपने चौड़ा करना है, फिर आपने उसकी चौड़ाई 6 फुट करके, बड़ा कॉमन नजर आता है। हाँ, उसके बाद सर आपको फिर ख्याल है कि आपने इसी के ऊपर खड़ी करनी है मेट्रो ट्रेन, बस फिर आपने मेट्रो बस के लिए फिर दोबारा बनाया। फिर आपको ख्याल है कि ये जो फिरोजपुर रोड आपने, ये जो सारी मुल्तान रोड आपने नहीं बनाई है, इस पर तो आपने और ही ट्रेन खड़ी करनी थी। वो सड़क जो आपने पहले से बनाई हुई थी उसको दोबारा तोड़ दिया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारे, हम बहुत शॉर्ट विजन के साथ चल रही होती है। हुकूमत 5 साल के लिए आती है ना, तो वो कहते हैं कि ये जो इसमें जो पूरे हो जाते हैं वही करो। तालीम तो 5 साल में पूरी नहीं होती, बच्चा तो प्राइमरी में आता है अगर दाखिल कराएंगे। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमेशा हमारे हेल्थ के इश्यूज बहुत बड़े हैं और ख़ास तौर पे हमारा जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है और सैनिटेशन है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और हर गवर्नमेंट के अंदर ये रहा कि पैसे वहाँ पे लगाओ जहाँ पे नज़र आए कि पैसे लगे हैं। लाइक जो ज़मीन के ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करो। आपने बात की ट्रेनिंग, वो नज़र नहीं आती है हमें, सैनिटेशन पे नज़र नहीं आता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उस पर नज़र नहीं आता। लाहौर सारा, फॉर दैट मैटर पूरे पंजाब के शहर जो हैं जहाँ पे 70 साल पुराने पाइप गल गए हैं, देयर इज नथिंग हैज़ बीन एलोकेटेड ऑन दिस एक्चुअली। डू यू थिंक कि ये कोई सैनिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है हमें? बिल्कुल सही। देखिए, सूबाई ये जो वफाकी हुकूमत है ना, ये कभी कभी अपने आप को खुद भी चार्जशीट कर रही होती है, हाँ, और सूबों को भी कर रही होती है। तो वफाकी हुकूमत ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने लिखा कि सिर्फ 17% घरों में, कितने 17% घरों में म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो हैं ये सैनिटेशन कर रही हैं। यानी सैनिटेशन की सर्विसेज 17% घरानों को गवर्नमेंट की तरफ से मुयस्सर है, बाकी सब अपना काम चला रहे हैं। तो जिस मुल्क में अपना काम चलाने का मतलब यह है कि वो ओपन नालियों में सरेआम सब कुछ फेंक रहे हैं कि जो मर्जी आपके साथ होता है, नालियों में फेंक रहे हैं या घर के किसी हिस्से में जमा होकर बीमारियों का सबब बन रहा है, जैसे आप रोज सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं। तो सर बात यह है कि ये इसी तरीके से अगर आप किसी भी सर्विसेज में, गवर्नमेंट की भी रिपोर्ट है कि अगर आप किसी भी चीज़ की 2 चीज़ों को देखेंगे कि ये घर में मौजूद है, मसलन बिजली 91 घरों में है, 91% घरों में है, उसके बाद गैस
अच्छा, गैस के साथ अगर आप कहें कि जी आप कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो डाटा एकदम 91% से 57% पे आ जाता है। यानी किसी कोई लाहौर में किसी भी एरिया में ऐसे 2 घर नहीं हैं, मतलब ऐसे घर नहीं है जिसमें 50% से ज़्यादा 2 सहूलतें गवर्नमेंट की तरफ से मुयसर हों। ठीक। अच्छा, अगर बिजली होगी तो पानी नहीं होगा, पानी होगी तो गैस नहीं होगी, गैस होगी तो सैनिटेशन नहीं होगी। अच्छा, ये है हमारा अलमिया। अब ये सूबों का इशू है कि सूबों से पूछा जाए कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, और सूबे हम नहीं चैलेंज करते कि सूबे काम नहीं कर रहे, काम कर रहे होंगे लेकिन काम नज़र तो आया ना, जैसे आपने भी कहा कि नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, नया पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन था, डंडोरा पीट रहे हैं, सुन रहे हैं 3 साल से, लेकिन नया पाकिस्तान हमें नजर कहीं नहीं आ रहा। डू यू थिंक कि दिस बजट विल ट्रांसलेट इनटू दिस नया पाकिस्तान विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? पहले तो सर मेरी यही समझ में नहीं आया कि नया पाकिस्तान है क्या। अब इस पे बड़े गौर करना पड़ेगा कि नया पाकिस्तान है क्या, क्योंकि खान साहब की तकरीर में जो मुझे नया पाकिस्तान नज़र आता है वो तो सिर्फ यही है कि नैब उसमें चीफ हुक्मरान हो, चीफ एग्जेक्टिव मुल्क का चेयरमैन नैब हो, और उसके बाद आगे जो भी चल रहा है वही हो, क्योंकि वो इत्तेसाब से आगे बातें नहीं करते। ये बातें ना, लेकिन विजन ये थी कि अवाम की बेहतरी होगी, अवाम की वेलफेयर होगी, अवाम की अपलिफ्ट होगी। तो वो तो 3 साल नहीं होते नजर आई, लेकिन अगले 2 साल में जो कहते हैं कि अब इकॉनमी बेहतर होगी, हालात बेहतर हो गए, इंटरनेशनल बर्डन कंपैरेटिवली कम हो गया। जिनसे आप कहते हैं ना वोट बैंक बने, वो पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, इंप्लीमेंट सूबों ने करना है। अब ये कंफ्यूजन आ गया कि सूबों के पास कैपेसिटी है कि नहीं। सूबों के पास ज़बानें तो हैं, नहीं ज़बान नहीं, अब तो हाथ भी हैं, हाथ भी चलते हैं, ज़बान भी चलती है, सूबों के पास दोनों चीज़ें। मैं ज़रा थोड़ा सा दायरे में था तहजीब के, आपने हाथ भी चला दिए, कौमी असेंबली में चल भी गए थे जब फटे निकले। टॉक शोज में भी, हाँ टॉक शोज में भी चलते हैं माशाल्लाह, तो रेटिंग भी मिलती है, और पढ़े लिखे लोग करते हैं जो बाद में फिर खुद ही लीक आउट भी करते हैं। तो सर बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन सूबों ने करना है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, और शायद एक ख़ास हिस्से के पास ईमानदारी भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, ईमानदारी भी नहीं है। क्योंकि देखें सर, जितना पैसा आ रहा है, अब अगर ये 3500 अरब रुपया पूरे मुल्क के तालीम पे, सेहत पे कहीं लग जाए तो कुछ तो नज़र आना चाहिए ना, नज़र ही नहीं आता। फिर हम कहते हैं कि पैरिटी है जी, हम इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप है, जितने पैसे आप दे रहे हो उतने पैसे हम उनसे भी ले रहे हैं प्राइवेट से, या वो भी करें तो कहाँ है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि पिलफरीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप जाके देखें इंटरनेशनल डाटा पे, कोई भी मारा देखें कि चाइना में जैसे जब वहाँ पे हुए वर्ल्ड कप मैचेस में, तो एक ह्यूज डेवलपमेंट हुई। उनके यहाँ बड़े बड़े स्टेडियम्स देखें कितने डॉलर में बने हैं, 2 अरब डॉलर में बने हैं, 1 अरब डॉलर में बना, तो यहाँ तो 2 अरब डॉलर में एक मकान ही खड़ा होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पिलफरेज भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, आपने बात की कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो मिसिंग है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक ट्रेनिंग आपके पास नहीं होगी यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ जिसकी बेस पे आप मुझे ओवरऑल एक एनालिसिस दें कि पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, और उस 30 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्ट्रक्टर, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर जिसको मॉडर्न टेक्निक्स का पता हो, जिसे शायद आप 50 या 70 हज़ार पे रख सकें, वो भी नहीं है। वो लोग हैं जो आज से 30 40 साल पहले किसी ने कोई 100 मीटर की प्रोविंशियल लेवल पे दौड़ में हिस्सा लिया तो वो इंस्ट्रक्टर है हु डज नॉट नो अ जैक अबाउट द मॉडर्न टेक्निक्स। हमारा वो 30 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कंप्लीट वेस्ट। वहां पे आप शादियां करवाते हैं, वहां पे आप लैपटॉप तकसीम करवाते रहे, वहां पे प्राइवेट हॉस्टल बने हुए हैं, बट नथिंग फॉर द कॉज जिसके लिए वो आपने बनाए थे। ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हर प्रोजेक्ट इसी तरह से बना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल एक प्रोजेक्ट था जो जहांगीर तरीन साहब का ब्रेन चाइल्ड था, जब ये मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर प्रोडक्शन एंड स्पेशल इनिशिएटिव थे। उन्होंने कहा कि ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट जनाब 2 अरब रुपए से शुरू हुआ और बाद में बढ़ते बढ़ते अब कई दर्जन अरब पे जा पहुंचा है। उसकी जब फिजिबिलिटी बनी कि प्लांट कितने में आना है, इतने प्लांट लगने हैं, तो ऑपरेटर थे ही नहीं। अब सर हुआ ये है कि प्लांट लग गए, ऑपरेटर तो है ही नहीं। अब एक नशे ही फेर रहा है वहाँ पे, उसने देखा यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, वो टूटियाँ लेके चला गया। फिर मीडिया में शोर हुआ कि प्लांट चोरी होना शुरू हो गए इसमें से ये, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी, सिस्टम आया, लोगों ने वहाँ पे बैठना शुरू किया, चलाना शुरू किया। तो सर हम क्या करते हैं, हम बिल्डिंग का खर्चा रख लेते हैं कि हमने अभी भी आप गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखें जो ये कह रहे हैं कि 900 अरब रुपया हम PSDP के तहत फेडरल गवर्नमेंट में खर्च करेंगे। आज सूबाई बजट भी पेश होने वाला है। तो सर बात यह है कि ये उसमें
सिर्फ किसी चीज़ को प्रोजेक्ट को लगाने का खर्चा रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आगे जो डे टू डे खर्चे आने हैं वो कहाँ से आने हैं, वो ये किसी बजट के किसी प्लान में नहीं होगा। ठीक है। अब होता यह है कि प्रोजेक्ट जब खड़ा हो जाता है कि स्कूल खड़ा हो गया, अब आगे टीचिंग के पैसे कहाँ से आने, वो तो अगले जो एजुकेशन का बजट आएगा उसमें आएगा, अगर उसमें नहीं रखता तो बहस बन जाएगी। हमारा प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसमें भी नहीं, आपने जो जिक्र किया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टाफ था ही नहीं। और ये हर प्रोजेक्ट में है कि जी हेल्थ का प्रोजेक्ट आपने डिस्पेंसरी बना दी, डॉक्टर का खर्चा ही नहीं रखा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने देखें जब बजट बनाया तो हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से बात कर रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन ने और सब ने मिल मिला के फाइनेंस के साथ बैठ के एक आउटलाइंस बनाई। डिपार्टमेंट ने अपने जो टारगेट्स थे वो दे दिए, उन्होंने आगे कर लिया। अब रनिंग कैपिटल के लिए आगे, अब जैसे मुंशी हॉस्पिटल है, जिस आदमी ने ये अस्पताल बनाया वो सर अस्पताल को ले लेके फिरता रहा कि तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो। गवर्नमेंट इतनी असूली है ना, उसने कहा जब हमने बनाया नहीं तो हम क्यों ले। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा हमारा एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर था जो आपने चलाना। उन्होंने कहा नहीं लेते हम, हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से चलाएंगे। वो कहीं करता कराता इधर खत उधर खत, तो बाज वो भी नहीं आया, उसके पास चलाने के पैसे नहीं थे, उसने तो बना के देना था। फिर वो किसी तरीके से गवर्नर जिलानी को उसने टच किया। गवर्नर साहब ने फिर लेटर लिखा फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि भाई आप इसको कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि इसको आप लोग क्यों नहीं लेते हो। फिर जनाब तकरीब हुई और वो हैंडिंग ओवर टेक ओवर हो गया उसका बेचारे का, मुंशी का। तो अब मुंशी गवर्नमेंट कैपेसिटी उसमें चल रहा है। ठीक है। तो सर हमारी ट्रेजेडी ये है कि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो फोर्सी नहीं करती, वो सिर्फ देखती है कि इमारत खड़ी हो जाए और हम इसका फीता काट दें तो कलेक्शन हो जाएगा। चलना कैसे है ये उनको। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि देखे सर अगर टीचर हो ना जिस स्कूल का आपने भैंसों का, तो ये तो चल रहा है कल्चर है हमारा, तो अगर वहाँ पे टीचर्स बैठे हों तो भैंसे क्यों बनने दें। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि 85 डिपार्टमेंट है जिसकी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रॉमिस भी किया गया है। ये सुनते आ रहे हैं, मैं तो सारी उम्र से कि ये रीस्ट्रक्चर होगा, कुछ रीस्ट्रक्चर नहीं होता। डू यू थिंक कि ये भी लॉलीपॉप है? सर ये लॉलीपॉप में थोड़ी सी चीनी होती है, चीनी नहीं होगी तो स्क्रीन होगी। तो कुछ तो होती है ना, एक डंडी भी होती है, कहीं घर में काम आ जाती है तो बेगम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेती है फालतू चीज़ों को। तो सर बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि हमने स्टडी किया 215 डिपार्टमेंट्स को, 215 डिपार्टमेंट में से ट्रस्ट हैं, NIT है, उसके बाद और ऐसे इदारे हैं जो हम नहीं उसको कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको तो छोड़ दिया। फिर उन्होंने लिया जो 85 जिनका आपने जिक्र किया। इन्होंने कहा कि जी 85 में भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो शायद कहीं कल को चल जाएं, जिनमें रेलवे भी है, पोस्टल सर्विस भी है। पोस्टल सर्विस के मिनिस्टर तगड़े थे, उन्होंने उसको कहा कि इसको अभी ज़रा आप रख लें, हम टेस्ट करेंगे। उसी तरीके से रेलवे उसमें था। तो अब आखिर में इनका नज़ला जो 12-15 डिपार्टमेंट पे हर रिपोर्ट में गिर जाता है। डिपार्टमेंट मीन्स 12-15 जो ये डिस्कशंस को भी, जिसमें पावर जनरेशन के दोनों हैं, गद्दू का और ये। अच्छा उसके बाद इसमें ये जो कंपनीज़ है गवर्नमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फैसलाबाद की, लाहौर की। तो अभी सर जब ये बिकेंगी, हमारे पास आपने कहा ना कि तरबियत याफ्ता नहीं है, मैं भी शोर करो नहीं है। हमारे जो मुआहदे होते हैं ना जब सेल के, तो वो बड़े गज़बनाक होते हैं और वो एंटी कम्युनिटी होते हैं। जब हमने पावर प्लांट लगाए 1994 में, जब आसिफ ज़रदारी ने साहब ने मुक्का दिखा के कहा लियाकत अली खान जैसा कि हमने आज एनर्जी का जो क्राइसिस है वो ख़त्म करने की बुनियाद रख दी, और साथ उस ज़माने में अखबारात में क्या चीज़ आई कि ये अगले 15 साल बाद जब अपनी कॉस्ट पूरी कर लेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सस्ते होने शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि बिजली मुफ्त बनेगी। वो वक्त गुजर चुका हुआ, 24 साल हो गए, प्लांट खटारा हो गए, प्लांट ठीक है, यही लाइफ होती है। अच्छा, ठीक है। ऑडिटर जनरल ने सर अपनी 2 साल पुरानी रिपोर्ट में कहा कि भाई साहब ये हुकूमतों ने तो परचेज के मायदे एक्स्ट्रा कर लिए हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि हम खामखा का चार्जेस दे रहे हैं, खामखा के चार्जेस भी दे रहे हैं प्लस मायदे एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा ऐसे हो गए हैं कि अगर मुझे 2 बल्ब की ज़रूरत है तो मायदे हमने 3 बल्ब के कर लिए हैं। अगर मुल्क को 20,000 मेगावाट की ज़रूरत है तो मायदे हमने 25,000 मेगावाट के कर लिए और वो हम फजूल में उनको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मायदे एंटी पाकिस्तान है, एंटी अपना पब्लिक के, हमारे कौम के ख़िलाफ़ हैं और इसमें खामखा का पैसा उनको जा रहा है। अच्छा अब दूसरी चीज़ ये है कि इस तरफ कोई आ ही नहीं रहा, मतलब ये किसी मायदे में शिक्की नहीं थी कि जो इनकी डेप्रिसिएशन होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, और डेप्रिसिएशन से जो उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो उस पर इनको फिर पेमेंट कम करनी चाहिए। ठीक। और जो प्लांट पहले लगे, जैसे AES लाल पीर लगा, पहले प्लांट्स में शामिल था,
अब ज़ाहिर है उसकी कैपेसिटी वो तो नहीं रही, तो इनको बिठाना चाहिए, उसमें शिक रखनी चाहिए थी कि हर साल हम आपकी कैपेसिटी को स्टडी करेंगे, हर साल हम आपकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन, बंदे, उनकी मैन पावर की जो कैपेसिटी है, देखिए एक बंदा है वो उतनी एनर्जी पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये मुआहदे सारे कंपनियों के हक में रखे होते हैं ताकि वो बड़े होके मतलब जब तनावर बन जाए और मुल्क में उनका भी माफिया वजूद में आ जाए तो पैसे वो अपने बनाते रहें और कौम को लूटते रहें। यही अलमिया है हमारा। ठीक। अच्छा सर, अब हमारी हालत ये है कि जब मुकदमा होना था पानी का, बगलियार डैम का, जब मुकदमा होना था इंडस वाटर ट्रीटी पे, कोई भी केस हमने करना, हमारे पास सर वाटर का एक्सपर्ट ही कोई नहीं है, वाटर का इंजीनियर ही कोई नहीं है। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है हमारे पास खड़ी हुई है, उसके इंजीनियर ने नहीं डिज़ाइन किया मेट्रो ट्रेन या ऑरेंज, ये जो ट्रेन है अपना ऑरेंज ट्रेन। तो इसमें उसका क्या रोल था? अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास इदारे मौजूद हैं तो हमारे इदारों को डिलीवर करें ना, भी डिलीवर होना चाहिए और लोग प्रोड्यूस करें जो इसका गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको यूज करें। ठीक है। वो कहते तुम हमसे पैसे मांगते हो, एचईसी को कहते हो बजट बढ़ा के 6 बिलियन पे लेके जाओ, तो आओ फिर रिजल्ट भी दो, हमें बंदे भी दो। अब और ये ट्रेन सर 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से बंद पड़ी है, उनको कहें भाई तुम ठीक करो, चेक करो। अब इन्होंने मुआहदे में जो चाइनीज पे जिम्मेदारी डाली होगी या नहीं भी डाली होगी, हमें क्या पता, क्योंकि मुआहदा तो उन्होंने दिखाया नहीं है, तो वो सारी हमारे खिलाफ होगी, हम उनको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नजर आया आपको इस बजट में कि या आम आदमी जो है वो उसी दर्द में ही रहेगा जिसमें वो है 3 साल से? देखें, ये मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि इसमें कारें जो हैं जो कौम के उससे बाहर निकल गई हुई थी, उस पर गवर्नमेंट ने अपना टैक्स कम किया है। कार इंडस्ट्री को नहीं कहा कि आप जो ये शीटें बना के दे रहे हो कौम को जिसमें एक्सीडेंट होती, चारों जितने भी होते हैं, अगर स्पीड में तो अल्लाह के कहते हैं कि ये मौत आई थी तो चले गए, वो उसी तरह मॉन्स्टर हैं, वो जिस तरह हैं उनको कोई वो उसी तरह जिनबूत बने हुए हैं। तो अपना इन्होंने टैक्स कम करके पेट काट दिया, तो ये भी एक लिहाज से मेरे ही पैसे कम हो गए ना, कि रिलीफ कंपनी को चला गया। दूसरा सर इन्होंने जो किया वो ये कि इन्होंने बड़ी कंपनियों को नहीं कहा कि पहले ये पॉलिसी आई थी डिलीशन पॉलिसी, कि आप चोरी शुजात के ज़माने में जब वो मिनिस्टर इंडस्ट्री होते थे तो वो बड़ा जिक्र करते हैं डिलीशन पॉलिसी, कि हम जो गाड़ियां हैं उनके लोकलाइजेशन करते चले जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी गाड़ी लोकल बनेगी। हाँ, सारी दोनों बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में काम करी हैं, पाकिस्तान में सारा मशीनरी बनाएंगी। फिर आ गया कि नहीं ये डिलीशन क्या है जी, फिर उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया दूसरी पॉलिसी में, और फिर ये आया कि हम जो है वो टैक्सेशन करके तो ठीक है, बस ये खुद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, दोनों चीज़ों पे अमल नहीं हुआ, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई टैक्सेशन के ज़रिए। CKD अभी भी बाहर से आ रही है, ये यहाँ नहीं बना रहे, जो पुर्जे छोटे मोटे बनते थे टाउनशिप में प्लास्टिक के वेंडर्स जो इनके थे, ठीक है, हैंडल गियर सॉरी, वो जो हैंडल है उसके साथ प्लास्टिक के सारे जो पैरों के नीचे रखते हैं शीट्स, वो भी बनना बंद हो गई। अच्छा, अब वो कहते हैं कि चूंकि डॉलर महंगा हो गया तो हमारी इंपोर्ट, तो उनको कहोगे तुम इंपोर्ट करते क्यों हो, इंपोर्ट बंद करो, ये तो प्लांट लगे इसलिए थे कि इंपोर्ट। देखिए इंडिया में जो कार हम 14 लाख पे चली गई थी वो इंडिया में 3 लाख की है, इसलिए नहीं, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो है उसकी वजह से, इसलिए कि मारुति शारुति जो भी है वो इसलिए लोकल उसमें। अच्छा, हम अब वो कहेंगे कि जी इंडियन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, डबल कर लो तो 6 लाख में हो जाएगी, तो हमारे यहाँ तो 14 लाख में थी। और थी क्या कि अगर किसी रोड पे मोटरसाइकिल से टकराई है तो 12 फुट का डेंट पड़ गया है, ये मोटर कार की वो कैपेसिटी है। तो सर बात यह है कि सिर्फ जो गाड़ियाँ हैं उन पर रिलीफ मिलेगा। और दूसरा बहुत बड़ा रिलीफ जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रिलीफ ये है सर कि अगर फ़र्ज़ करें कि जी महंगाई में 20% रेज आ जाए तो आप क्या कर लेंगे, मैं क्या कर लूँगा। इसलिए चूंकि चीज़ें महंगी नहीं होंगी तो हमें शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि हमें रिलीफ मिल गया। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि डिफेंस और जो डेवलपमेंट का बजट है इसका अक्सर कंपैरिजन किया जाता है कि डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा है और डेवलपमेंट का बजट जो है वो कम है। जो डिफेंस और डेवलपमेंट का बजट है इसमें जो डिस्पैरिटी है वो 450 अरब की है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए बात यह है कि इंडिया ने अभी 2 मुल्कों से असला ख़रीदना है थोड़ा सा, उसका अमाउंट है $4.5 अरब, फ्रांस से तैयारे और रशिया से गन्स, $4.5 अरब, और हमारा पूरा डिफेंस बजट इससे कम है। अच्छा, जो भी अब वॉर होनी है ना, देखें इसराइल को पता था कि हमास के पास 13,000 स्टॉक्स में उसके मिसाइल्स हैं, 13,000 उसके पास हैं जिनसे वो इसराइल के अंदर चला सकते हैं, लेकिन उसके पास डोम थे जिसको कहते हैं कि इसराइल डोम्ड,
यानी इसराइल को बचाने के लिए डोम ही चलाने पड़ गए। तो उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया। अभी $1 अरब का उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हमारा डिफेंस बजट कितना है? अच्छा, अब आप देखें कि जी टेक्नोलॉजी कितनी ख़तरनाक हो गई है कि अमेरिका में अभी तक वो ढूंढते फिर रहे हैं कि साइबर क्राइम्स के ज़रिए उन्होंने उनके पानी को रोक के प्रॉब्लम डाल के और उन्होंने उनसे जुर्माने वसूल कर लिए, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने उनसे तावान ले लिया। अब CIA और उनकी जो एजेंसियाँ वो उसको रिकवर करती फिर रही हैं, और वो जो पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि 80% उन्होंने वापस भी ले लिए। बड़े लोग, ताकतवर लोग हैं ना। तो देखें, अगर आपके पास IT की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, उसकी सेफ्टी की, तो आपके सारे अकाउंट खाली हो जाएंगे कल को, बैंक्स के भी। कोई पैसा ले जाएगा। जैसे अभी देखें ना, बैरूत में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्लांट फट गया, उसके बाद ईरान का जो बैरी बेड़ा था वो उसको आग लग गई, उसके बाद और लीकेज हो गई ईरान में एक और ईरान के अंदर ही उन्होंने ईरान के सबसे बड़े एक जर्नैल को मार दिया। तो सर ये है टेक्नोलॉजी, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने आप को, तो ये तरक्की किस काम की? कि एक बम आएगा सारी सड़कें तबाह हो जाएंगी। अब देखें ना, सारा गज़ा में उन्होंने जब इसराइल ने बम मारे हैं तो तकरीबन कुछ 60,000 आदमी, जो यूनाइटेड नेशन का कहना मोहतात अंदाज़ा कि 60,000 लोग बेघर हो गए। अगर आप उनकी बमबारी को देखें तो बम नीचे आता है, बिल्डिंग में लगता है और बिल्डिंग ढलन से नीचे आ जाती है, किसी साथ खड़ी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता। ये है टेक्नोलॉजी कि उन्होंने अगर एक बिल्डिंग को, जिसमें AP का दफ्तर था या अल जज़ीरा का, तो उसको तबाह करना था तो सिर्फ एक वही बिल्डिंग तबाह हुई, साथ वाली खड़ी हुई है। तो सर ये है टेक्नोलॉजी। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपडेट नहीं करेंगे, चाहे कोई हमला करे या ना करे, और अब दुश्मन जो है ना वो 2000 मील दूर बैठ के भी हमला कर सकता है। इसराइल इतना ताकतवर है कि जरूरी नहीं कि एक दूसरे के बॉर्डर आप क्रॉस करें, जरूरी नहीं कि वो गोला चलाए और गोला आपके सर पे आके लगे और फिर आपको पता। आपका ख्याल ये है कि ये बड़ा जरूरी था कि हम अपने इस बजट को इनहेंस करते ताकि जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरियात है, उसको हम पूरा कर सकें। देखें, जो ये कह रहे हैं लोग, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स कितने हैं? शहबाज शरीफ घर से निकलते हैं, क्या अकेले निकलते हैं? हाँ ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब घर से निकलते हैं, अकेले सड़क पे चलते हैं। हमारे जितने भी लीडर हैं, कोई अकेला घर से नहीं निकलता। किसी का घर ऐसा नहीं है जिसके बाद ये ना लिखा हो प्रोटेक्टेड बाय फला फला। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि इनका अपना जाती घर का डिफेंस बजट हर साल डबल ट्रिपल होता है। फिर ये तो फिर मुल्क की बात है। हाँ, ये मुल्क की बात है। और रोटी आपके पास हो। देखें, ऐसे भी मुल्क हैं जो, एक मुल्क था जिसको चॉइस दी गई, छोटा सा मुल्क था, उसको चॉइस दी गई कि आपने गुलामी करनी है या आपने इतना तावान जंग देना है जंग अजीम के बाद। उसने कहा कि जी हमने तावान जंग देना है, गुलामी एक्सेप्ट नहीं करनी। और अब जो एक है आज़ादी की जो वॉर की जो है, वो सिर्फ दिफाई फ़ौज नहीं है कि आपके पास फ़ौज है तो लड़ने के लिए भेज दो। जैसे लोग कहते हैं लड़ती क्यों नहीं, हमारी फ़ौज लड़ती क्यों नहीं। हम पागल थोड़ी हैं कि फ़ौजों को मार पे भेज के लड़ा दें। डराना भी होता है। ठीक, लोगों ने कुत्ते पा रखे होते हैं, इसलिए थोड़ी पाले होते हैं कि कोई चोरी घुसेगा, वो डिटर क्रिएट करना होता है। इसलिए भी होता है कि कहीं चोर घुस ना जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये ज़रूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह है, उसके लिए 900 अरब काफ़ी हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी इतने पैसे भी नहीं खर्च कर सकेगी। आप देखिएगा, ये बच जाएंगे इसमें से। हाँ, इसमें से भी 2-4 रुपए बच ही जाएंगे। राइट, ठीक, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ये एक सिनॉप्सिस था हमारे इस बजट का, और इसमें हमने क्रिटिकली देखा कि क्या चीज़ें बेहतर होने वाली हैं और क्या चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। इसका एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर में हों उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ पे उनको लोग मिसलीड करते हैं, सही बताते नहीं हैं, आवाम तक प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता। जहाँ पे उन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी, एक लंबे अरसे से गवर्नमेंट इग्नोरेंट है वहाँ पे। एंड दिस इज परहैप्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप हाईलाइटिंग, बट इट्स फॉर गवर्नमेंट टू टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग. Whatever we highlight is for the welfare of the people, and it is very important for government to understand that unless until they don't deliver what we highlighted and what generally the experts they do it, it is not going to happen for the betterment of society. Thank you.